नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को तंत्रिका तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण क्या योगदान होता है। तो चलिए, आज टॉपिक है आपका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो आप जानते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका तंत्र होती है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है। तो तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले चीज आप जानिएगा कि इसकी इकाई क्या होती है। इसकी इकाई क्या होती है? इकाई इसकी होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और यह जो है तंत्रिका तंत्र जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह कार्य करता है। चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करता है? कार्य करता है। अब आप समझिएगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। और दूसरा जो होता है आपका, वो क्या होता है? परिधीय होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और फिर क्या होता है? एक होता है स्वायत्त। क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक, तंत्रिका तंत्र। इस तरह से आप देखेंगे कि यह 3 वर्गों में बटा है। क्या क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बताता हूं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। सबसे पहले जान लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। जीव की नहीं, मानव की जो है, मानव की सबसे लंबी कोशिका जो है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र। और अगर पूछता है सबसे छोटी कोशिका मानव की, तो वो शुक्राणु की बात करेगा। और अगर सबसे बड़ी कोशिका मानव की बात करेगा तो वहां पे अंडाणु होगा। लेकिन अगर आपसे जीव की बात करेगा, जीव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो वहां पर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करेगा तो माइकोप्लाज्मा होता है। तो इस तरह से हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि इसकी इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। इसका अध्ययन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अगर अध्ययन की बात करें हम, अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। और अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। तो हम लोग आज केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक, और आप जानते हैं इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको सी यानी यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसको 2 वर्गों में बांटा गया। एक होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। और दूसरा जो होता है वह होता है मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरुरज्जु की बात करते हैं तो मेरुरज्जु में पूछता है कितनी जोड़ी न्यूरॉन तंत्रिकाएं होती हैं। तो आप बताइएगा 31 जोड़ी जो है, इसमें 31 जोड़ी
न्यूरॉन तंत्रिकाएं होती हैं और यह क्या करता है, बाह्य वातावरण में हो रहे अचानक परिवर्तनों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए जलते हुए किसी भी वस्तु पर अचानक आपका पैर पड़ता है तो आप तुरंत हटा लेते हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। इसका काम मस्तिष्क का नहीं है, मस्तिष्क किसको सौंप दिया, मेरुरज्जु को सौंप दिया कि माने आप इसको संभालिए। माने ये 31 जोड़ी न्यूरॉन तंत्रिकाएं इसमें होती हैं। और एक चीज जान लीजिए आप लोग कि जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, ये एक बार नष्ट होने के बाद पुनः सृजित नहीं होती हैं। इसलिए ध्यान देने की बात है कि न्यूरॉन अगर नष्ट हुआ, न्यूरॉन अगर कोशिका नष्ट हुई तो यह पुनः सृजित नहीं होगी। इस बात को आप जानते रहे। पूछता है कौन सी ऐसी कोशिका है जो नष्ट मतलब नष्ट होने के बाद पुनः सृजित नहीं होती है, तो आपका आंसर होगा न्यूरॉन। क्या बताएंगे आप, न्यूरॉन बताएंगे। और मेरुरज्जु में कितने होते हैं, 31 जोड़ी। मेरुरज्जु का काम क्या है कि बाह्य वातावरण में हो रहे, बाह्य वातावरण में हो रहे अचानक परिवर्तन पर नियंत्रण, हो रहे अचानक क्या होता है, अचानक परिवर्तन पर नियंत्रण। ये कौन करता है, परिवर्तन पर नियंत्रण कौन करता है, तो यह करता है आपका क्या, आपका यह क्या करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु। बाह्य वातावरण में हो रहे अचानक परिवर्तन का नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह कार्य करता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कार्य करने वाला जो है शरीर का अंग होता है। अब हम लोग बात करते हैं मस्तिष्क पर। यहां से अब मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क का थोड़ा से टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं शरीर का कंट्रोलर पार्ट क्या होता है, मस्तिष्क ही होता है। शरीर का कंट्रोल पार्ट कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। तो आप मस्तिष्क के बारे में जानिएगा, मस्तिष्क क्या होता है। ठीक, ब्रेन की बात किया जाए तो ब्रेन में अगर बात किया जाए तो तंत्रिका, माने ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। शरीर का कंट्रोल पार्ट इसको कहते हैं, शरीर का नियंत्रक भाग। शरीर का नियंत्रक भाग जो होता है, नियंत्रक भाग, ये क्या होता है, मस्तिष्क होता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। कितनी होती हैं, 12 जोड़ी जो है, 12 जोड़ी न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। माने न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। ये पूछता है न्यूरॉन कोशिकाओं की माने तंत्रिकाओं की संख्या मस्तिष्क में कितना होता है, तो 12 जोड़ी आपका आंसर होगा। अब मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है जान लीजिए। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो होता है वो आपका पश्च मस्तिष्क होता है। आपने देखा कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बट गया है मस्तिष्क, 1, 2 और 3। इस तरह से अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपने देखा कि 2 भागों में बटा है, एक मेरुरज्जु और दूसरा मस्तिष्क। आप जानते हैं शरीर का कंट्रोलर पार्ट क्या होता है, मस्तिष्क होता है। शरीर का नियंत्रक भाग किसको कहा जाता है, मस्तिष्क को कहा जाता है। इसमें कितनी जोड़ी न्यूरॉन तंत्रिकाएं होती हैं, 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती है। अब पूछेगा कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो आप 3 भाग बताइएगा, अग्र, मध्य और पश्चिम। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। इन तीनों भाग को आज ही क्लियर करते हैं कि तीनों भागों में क्या कार्य है तीनों का और किस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले अग्र मस्तिष्क की। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या होगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की अगर हम बात करें, इसमें प्रमस्तिष्क की बात करें हम, प्रमस्तिष्क फोरहेड होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए अग्र मस्तिष्क की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है सेरेब्रम,
क्या होता है? सेरेब्रम। यह सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा, मस्तिष्क का क्या? सबसे बड़ा व विकसित भाग है। सबसे बड़ा व क्या है? विकसित भाग है। आप इसको जानते रहिएगा। सबसे बड़ा व विकसित भाग कौन सा होता है? विकसित भाग जो होता है वो क्या होता है? आपका सेरेब्रम होता है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक चीज और होता है, अगर सेरेब्रम और प्रमस्तिष्क दोनों ऑप्शन में आ गया तो अगर पूछा है कि सबसे बड़ा और विकसित भाग क्या है तो आप प्रमस्तिष्क को टिक लगाइएगा। ठीक है। अगर नहीं दिया है तो सेरेब्रम सही होगा। अब देखिए, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का जो नियंत्रण होता है, विचारों पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? विचारों पर नियंत्रण जो होता है वो सेरेब्रम के द्वारा होता है। विचारों पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम। जैसे हर्ष है, कष्ट है, ठीक, भावना है, प्रेरणा है, दुख है, प्रेम है, इन सब पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम के द्वारा। यह सबसे बड़ा और क्या होता है? विकसित भाग होता है। परीक्षा में आता है कि सेरेब्रम का क्या कार्य होता है, तो यह क्या करता है कि आपके विचारों पर नियंत्रण करता है। आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है ताप नियामक ग्रंथि। क्या कहा जाता है? ताप नियामक ग्रंथि कहा जाता है। यह क्या करता है? यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रित करता है, माने कंट्रोल करता है। समझ लीजिए। दूसरी बात, इसको और एक उपनाम दिया गया है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। अगर पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है तो आप याद रखिएगा हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा याद रखिएगा, इसके द्वारा भूख प्यास पर नियंत्रण होता है। इसके द्वारा भूख व प्यास पर नियंत्रण होता है। भूख प्यास अगर आ गया, भूख प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो हाइपोथैलेमस को आपको टिक लगाना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस होता है। आप जान लीजिए, थैलेमस की अगर बात करें हम तो थैलेमस में क्या होता है? अगर थैलेमस की बात आई तो यह क्या करता है? आपको आभास कराता है, तापमान का आभास कराता है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो होता है वो ताप का अनुभव कराता है, नियंत्रण नहीं करता है, अनुभव कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तापमान क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका अनुभव कराने का काम किसका होता है? थैलेमस का होता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि सेरेब्रम जो होता है वह विचारों पर नियंत्रण करता है और हाइपोथैलेमस जो होता है वो टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको ताप नियामक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा भूख व प्यास पर नियंत्रण भी होता है। भूख प्यास अगर परीक्षा में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आया तो मस्तिष्क की बात आया तो आप हाइपोथैलेमस, अगर मान लीजिए अग्र मध्य पश्च इस तरह से आया तो अग्र वाले को टिक लगा दीजिएगा और अगर इस तरह से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका सेरेब्रम, सेरेबेलम इस तरह से दिया है तो आप हाइपोथैलेमस को टिक लगाएंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। किसकी बात करते हैं? मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? मध्य मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है सेरेब्रम होता है, सॉरी सेरेब्रल होता है। क्या होता है? सेरेब्रल होता है। ध्यान दीजिएगा, सेरेब्रल क्या करता है? यह मध्य को पश्च से जोड़ता है। मध्य को क्या करता है? पश्च से जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है। मध्य को क्या करता है? पश्च से जोड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका केवल काम इतना ही होता है, कनेक्टिंग करने का काम करता है, माने जोड़ने का काम करता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है कार्पोरा। क्या होता है? कार्पोरा जो होता है ऐसा ग्रंथि होता है, ऐसा भाग होता है
जो क्या करता है, सुनने व देखने की शक्ति देता है। सुनने व देखने की क्या करता है, देखने की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। ठीक, शक्ति प्रदान करता है। आपसे पूछा जाएगा मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो श्रवण और दृश्य दोनों पर नियंत्रण करता है, वो होता है कार्पोरा। क्या होता है, कार्पोरा होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको पश्च मस्तिष्क पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, पश्च मस्तिष्क पढ़ाऊंगा। और थोड़ा सी बस बचा हुआ है इसमें, पश्च मस्तिष्क के बारे में जान लीजिए। केवल यहाँ कार्पोरा पूछा जाता है परीक्षा में, कार्पोरा का क्या काम होता है, या सुनने देखने की बात करेगा तो कार्पोरा पे टिक लगा दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो पश्च मस्तिष्क में क्या आता है, देखो सबसे पहला पार्ट पश्च मस्तिष्क का होता है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। आप जान लीजिए सेरेबेलम क्या करता है, यह क्या करता है, शरीर को संतुलन प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है, शरीर को संतुलन प्रदान करता है, संतुलन प्रदान करता है। ठीक, शरीर को बैलेंस कौन करता है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग, सेरेबेलम। याद रखिए। इसके लिए एक बात याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति ठीक मादक पदार्थ माने शराब पीता है, ठीक, शराब पीता है, तो उसका सेरेबेलम जो होता है, सेरेबेलम क्या होता है, सेरेबेलम असंतुलित हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सेरेबेलम प्रभावित होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करने का मतलब आपको बैठने का, चलने का, खड़ा होने का, सारी चीजों पर नियंत्रण करता है। और जब ये प्रभावित हो जाता है तो बैठने का, चलने का आदि ढंग क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। एक शराबी को देख लीजिए कैसे चलता है। तो उसी प्रकार से कौन सा भाग पूछता है, शराब पीने से मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो पश्च भाग प्रभावित होता है। और उसमें अगर पूछ दिया ऑप्शन में सेरेबेलम दिया है तो उसको टिक आप लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। आप जानिए मेडुला ऑब्लांगेटा की अगर बात करें हम, तो यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या होता है, क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे सुनिए, जैसे आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं, आपका हृदय धड़कता है, आपका रक्त परिसंचरित होता है, आपका लार बहता है, आपका जो है आंखें झपकती हैं, पलकें झपकती हैं। इन सब पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक, आप अपने मन से अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, इस पर आपका इच्छा नहीं होता है, यह अनैच्छिक क्रिया है। जैसे श्वसन, श्वसन, इसके बाद क्या है, परिसंचरण। परिसंचरण क्या हो गया, रक्त का परिसंचरण, ये भी अपने आप स्वतः होता है। हृदय का धड़कन, धड़कन जो होता है, धड़कन। ठीक, पलकों का झपकना, पलकों का झपकना आदि जितनी क्रियाएं आप जान रहे हैं आपके अनुसार नहीं संभव है, उसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्वेश्चन कई बार आता है, श्वसन का नियंत्रण, श्वसन पर नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर अभी जैसे एक प्रश्न आता है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना होता है ना, श्वसन दर कितना होता है, माने सांस लेने की जो रेट होती है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो यहां पर 16 से 18 बार होता है। कितनी बार होता है, 16 से 18 बार होता है, जान लीजिए। अब वहां से 72-75 मत कर दीजिएगा। श्वसन दर अलग होता है, हार्ट बीट पूछता है, हृदय का धड़कन, 1 मिनट में हृदय का धड़कन की दर कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होती है,
हार्ट बीट कितनी होती है अगर ये पूछता है तो आप जानिएगा 72 बार पर मिनट होता है। 72 बार क्या होता है पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार होता है। और सेम यही क्या होता है पल्स रेट, पल्स रेट भी यही होता है 72 बार। अगर मान लीजिए रेंज में दिया है तो 72 से 75 आप सही कर दीजिएगा, 72 से क्या कर दीजिएगा सही। वो डिपेंड करता है कैसा आपका ब्लड प्रेशर है, उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका 72 बार होता है, इसको आप जानते रहिए। ठीक, तो अभी ये सब चर्चा करूंगा। हार्ट अलग से पढ़ा जाएगा, किडनी अलग से पढ़ाया जाएगा, और सारे जितने भी तंत्र हैं उत्सर्जी तंत्र अलग से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। पहले आज जो आपको मैंने पढ़ाया मस्तिष्क के बारे में, इसको डिटेल्स तैयार रखिएगा। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभी, मस्तिष्क के आवरण को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के आवरण को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के आवरण को, मस्तिष्क का आवरण जो होता है, आवरण, इसको क्रेनियम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क की जांच को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में कौन सी जांच होती है? मस्तिष्क में कौन सी जांच होती है? मस्तिष्क की जांच को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का जांच जो होता है इसको कहा जाता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क के जांच से होती है। ठीक है, एक होता है एमआरआई, कभी कभी पूछता है एमआरआई किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क का चित्र होता है। क्या होता है? मस्तिष्क का चित्र। मस्तिष्क का क्या होता है? चित्र होता है। एक होता है सीटी स्कैन। क्या होता है? सीटी स्कैन होता है, जिसको इसका फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और सीटी स्कैन पूछता है तो ये संपूर्ण शरीर की जांच होती है। क्या होती है? संपूर्ण शरीर की जांच। संपूर्ण शरीर की क्या जांच? कंफ्यूज मत रहिए, एकदम कंफर्म बता रहा हूं। सीटी स्कैन का मतलब क्या होता है? संपूर्ण शरीर की जांच। कंप्यूटेड टोपोग्राफी इसको बोलते हैं, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, याद रखिए। एक होता है ईसीजी, कभी कभी आ जाता है ईसीजी। ईसीजी हृदय की बात करता है। किसकी बात करता है? हृदय की। ठीक है, बात समझिए। जितनी जांच है उसको आप ध्यान रखिएगा। और सब में कौन सी रेज निकलती है, किरणें कौन सी होती हैं? तो आप याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें। एक्स रेज पूछता है, एक्स रे कौन सा होता है? एक्स रे होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आगे कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग बने रहिए।